ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना हो जाएगा। अगर कोरोना हुआ तो उनके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें बेड नहीं मिलेगा, या फिर उनको कोई बहुत ज़्यादा कोरोना से नुकसान हो जाएगा, या उनको कोई और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली। तो पहले कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि आजकल आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में हैं। तो दोस्तों, मैं पिछली वेव में भी और ये जो सेकंड वेव है इसमें भी लगातार कोरोना के पेशेंट देख रहा हूँ, और वो भी ओपीडी बेसिस पे देख रहा हूँ। और कम से कम 15 से 20 पेशेंट तो कोरोना के मैं डेली आज के टाइम में देख ही रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके कुछ पीछे जो प्रिकॉशंस हैं, कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी कोरोना हो। तो और दूसरा ये है कि अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि आप कोरोना से बचे हुए हैं, और आपको कुदरत ने बचा रखा है इससे, क्योंकि वो इतनी सक्षम है कि आपको इस चीज़ से, आपकी बॉडी इम्यूनिटी आपको कोरोना से बचा के रख सके। बाकी प्रिकॉशंस तो आप ले रहे हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि अब वैक्सीनेशन आ गई। अब लोग कहेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है, तो ये ठीक है कि उसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना होता भी है तो फिर उसमें ये जो लंग्स की जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, फेफड़े, इतने ज़्यादा नुकसान नहीं होता कि आपको आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े या आपको ऑक्सीजन लेना पड़े। आप घर पे रह के ही आराम से ठीक हो जाते हैं। तो ये आपकी वैक्सीनेशन की एक इंपॉर्टेंस हो गई। अब ये सेकंड वेव में भी बेशक ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, फेफड़ों को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर रहा है, पर अब इसमें भी जो 90% पेशेंट हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, उसमें फेफड़े अभी तक इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल कॉमन फ्लू की तरह होता है, और उसमें उनको वही नज़ला ज़ुकाम वाले सिम्टम जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा वही सब होते हैं। वो घर पे रह के ही बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी इंजेक्टेबल्स के, मेडिसिन के, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे उसके लिए क्या क्या करना होता है। और दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस में अब कुछ पेशेंट ऐसे भी सीरियसली इल पेशेंट, जैसे कि हार्ट डिजीज़ या इनका SpO2 80 तक चला गया है, घर पे ही अगर उनको ऑक्सीजन दी गई है और उनको नेबुलाइज किया गया है, पर वो बेशक होम केयर के थ्रू डॉक्टर की एडवाइस उसमें किया गया है, तो वो रिकवर कर गए हैं और वो काफ़ी अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट रहा है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जो हार्ट पेशेंट, खासकर अब उनका हार्ट वाले पेशेंट वैसे रिस्क पे होते हैं, क्योंकि बड़े जब कमज़ोर हो गए तो हार्ट पे भी लोड ज़्यादा पड़ता है, पर ऐसे पेशेंट भी रिकवर कर गए हैं। फिर आप भी ऐसे लोगों को देखते ही होंगे कि जो सड़क पे अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, मजदूर हैं, मास्क का भी आता पता नहीं कहाँ है, और वो पिछले सीजन में ठीक थे, अब भी है। तो ये सब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी अब डे बाय डे अब वो वाली कंडीशन नहीं रही, कंट्री में इम्प्रूव कर रही है। और अभी तक आपको कोरोना होनी है, कुछ टाइम और अपने आप को आप सेव रखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे, तो आप इससे बचे रहेंगे। और फिर एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड, जो कि एक मशीन होती है जिससे आप घर पे ही ऑक्सीजन पैदा कर लेते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव 10 लीटर पर मिनट तक के कंसनट्रेटर आ रहे हैं, जिससे जो घर पे ही ऑक्सीजन बना देते हैं। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, 50-60 हज़ार रुपये का पड़ता है वो। ठीक है, स्टार्टिंग कितने से होती है, और ऊपर वो रेंट पे भी मिल जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा ये है कि ज़्यादा अवेयरनेस आप लोगों में, तो आपके RWA या सोसाइटी 4-5 घर मिल के ले सकते हैं। अगर आपको इतना वो है तो उसको भी आप अफोर्ड करके और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो। वो कब पड़ेगी या कैसे, वो भी मैं अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कुछ कंडीशन में जब, जैसे कहते हैं, फेफड़े अफेक्ट होते हैं या सीरियस होने लगता है, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये कि जब वो सीरियस होने लगता है तो आप भी पहचान सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो सीरियस हो गया। उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जी। अब वार्निंग साइंस की मैं बात करूं, पर्टिकुलर डे पे आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और फीवर कम नहीं हो रहा है, वो हाई ग्रेड फीवर है, 103 104 फीवर है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपका SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर आजकल सबको पता है, वो उंगली पे लगाते हैं और रीडिंग आ जाती है, अगर वो आपका 94 से नीचे जा रहा है, ठीक है, और नीचे गिरते ही चले जा रहा है, ठीक है, एक आध रीडिंग ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि 93 हो गया, फिर 94 95 हो गया, तो दैट इज़ नॉट सीरियस। ठीक है, ये हो गया। या आपको ऐसे लूज मोशन लग गए हैं जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको नमोनिया वाले सिम्टम आ रहे हैं कि फेफड़े आपके आपको लग रहा है कि यहाँ चेस्ट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो ये आपको बता देंगे कि आपको निमोनिया हो गया है। फिर आपको अब हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये पहले वार्निंग देता है। इससे आपको भी पता लग जाता है
कि अब ये सीरियस होने वाला है या नहीं। और बाकी आपकी बॉडी इम्यूनिटी तो है ही, जिसको हम अभी आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इंप्रूव करना है। कुछ आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको कैसे इंप्रूव करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने लोग मर रहे हैं। अब आप देख ही रहे होंगे कि इतनी न्यूज़ आ जाती है। पर मैं आपको बता दूं, अब हमारे देश में एक बीमारी थी, अब मैं थी बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई जिक्र ही नहीं है। अब एक बीमारी होती थी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिससे सब फेमिलियर है। उसमें 10 लाख लोग मरते थे हर साल इंडिया में, ठीक है। अब वो आंकड़े कहाँ है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। वो भी फेफड़ों को अफेक्ट करती थी। हम लोग सिर्फ कोरोना पर फोकस कर रहे हैं, वो मर गया तो अब कोरोना ही हुआ। अब कोई किसी की डेथ हो भी गई, ठीक है, अब हमें क्या पता उसका कि बॉडी इम्यूनिटी उसकी कैसी थी, उसके अंदर क्या बीमारी चल रही थी, ऑलरेडी वो किस बीमारी से था, टीबी थी उसको ही नहीं थी, कुछ और उसकी अंदर से कोई ऐसी बीमारी थी जिसका अभी तक उसने डायग्नोज ही नहीं कराया था। क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस आपको पता ही कितनी है, कोई टेस्ट वेस्ट तो कराता नहीं है। फिर सडन जब कोरोना हुआ और बीमारियाँ जो हैं वो और बिगड़ गई, वो पेशेंट सफ़र करता है, कोलैप्स कर जाता है, मर जाता है, और न्यूज़ में आ जाता है कि क्योंकि वो RT-PCR में आ गया था, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम उसको कोरोना मान के चलेंगे। और कोरोना मान के चलेंगे तो आंकड़े बढ़ जाएंगे डेथ रेट कोरोना से होने के। अब उसके पीछे क्या कारण रही है वो कोई नहीं देखेगा। अब RT-PCR भी कितना फॉल्स पॉजिटिव होता है, कितनी रिलायबिलिटी है, अब ये सबको पता है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है कि हो भी रहा है तो आप तो बचे हुए हैं, और अभी तक आपको कुदरत ने बचा रखा है, तो आपको आगे कुदरत भी बचा के रखेगी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी, और आपके अपना दिमाग, आपकी अपनी अकल, आपके प्रिवेंटिव मेजर्स वो आपको बचा के रखेगी। करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि अब आप कैसे बच सकते हैं। अब तक नहीं हुआ, आप बहुत लकी है, बहुत अच्छी बात है, और हुआ हो ठीक हो गया, वो पता भी नहीं चला हो, बॉडी इम्यूनिटी वैसी बन गई हो आपकी, ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिम्टोमेटिक केसेस पिछले सीजन में बहुत हुए हैं। तो अब ये आपको मान लीजिए सपोज अभी तक नहीं हो, आप कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा हथियार है आपके पास आपका घर। जी हाँ, क्योंकि अभी जब तक आप नहीं जाएंगे ये वायरस आपके घर में घुस ही नहीं सकता, आपको अफेक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप घर में हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। तो कोशिश करिए जब तक ये सेकेंड वेव वाला फेज, चाहे आपको कितना ही नुकसान हो रहा हो, आपको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपको घर से निकलना ही नहीं है। और बहुत मजबूरी हो जाए तो कोई भी एक आदमी निकलेगा, और वो भी इकट्ठा सामान लेकर आएगा। जो भी कोशिश करिए, होम डिलीवरी अगर आपको मिल रही है तो आप वो उसका फ़ायदा उठाइए, और जितनी भी प्रिकॉशंस आप उसमें ले सकते हैं आप लीजिए। आप प्रिकॉशंस की बात करें तो कोशिश करिए कि अब बुजुर्ग तो कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई बीमार है उसको भी, यानी कि बीमार इन द सेंस पहले बीमारी चल रही है हार्ट की, BP शुगर, तो कोशिश करें ऐसे लोगों को बाहर ना भेजें। और कोई हट्टा कट्टा जिसकी बॉडी इम्यूनिटी, जिसको नज़ला जुकाम नहीं होता, कम बीमार होता ही नहीं है, कोशिश करें उसको आप भेजें, वो भी बहुत ज़रूरी हो तो। और उसमें भी प्रिकॉशंस के साथ, प्रिकॉशंस में अब डबल मास्क का रोल आ गया, ठीक है। अब डबल मास्क का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर ज़्यादा एयरबॉर्न रह सकता है, सस्पेंड कर सकता है पार्टिकल इसके, मतलब कि 3 घंटे तक रुक सकते हैं हवा में। तो उससे प्रोटेक्शन एक मास्क के मुकाबले अगर आप 2 लगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें कोशिश करिए एक सर्जिकल मास्क जो आपके 3 लेयर वाले बड़े सस्ते मिल जाते हैं आजकल, तो आप उसमें एक में कपड़े का मास्क यूज़ कर लीजिए और एक आप ये वाला मास्क यूज़ कर लें। आप सामान अगर आपने खरीद लिया, जो सामान आप ले आए हैं, ठीक है, उसको आप घर धोने की चीज़ें जैसे वॉश कर लिया साबुन से, जो स्टरलाइज करने वाली चीज़ें हैं उसको आपने स्प्रे मार दिया, ठीक है, जो धूप में रखने वाली चीज़ें हैं धूप में रख लिया, जो स्टोर करने वाली चीज़ें हैं 4-5 दिन स्टोर कर ली, तो वायरस को ख़त्म हो गया, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर लेंगे। कुकिंग के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाता है, खाने पीने की चीज़ों से, खाने से फैलता नहीं है। इकट्ठा सामान लाना है, होम डिलीवरी वाली फैसिलिटीज़ लेनी है, घर का बना हुआ खाना है, ज़्यादा बाहर पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना, ये सब चीज़ें हो गई प्रिवेंशन में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये जो गलती वो होती है कि आपको जब वो आप सामान लेकर आ रहे हैं या कोई भी सामान लेकर आ रहा है, तो आपको अपने शूज़ को बहुत ध्यान से बाहर ही उतारना है, उनको वॉश कर लें, उसमें पानी साबुन से धो लें, अगर वॉशेबल नहीं है डिसइंफेक्ट उस पर आप कर लें, और वो भी नहीं कर सकते उठा के रख दीजिए कम से कम 5-6 दिन के लिए। 2 पेयर आपको यूज़ करने हैं, वो 5-6 दिन में खुद ही फिर वायरस ख़त्म हो जाता है उस सरफेस से, ठीक है। अंदर लेके नहीं आना किसी भी कीमत। इसी तरीके से आप कोशिश करें कपड़े बाहर ही चेंज कर लें, बाहर ही चेंज करके आपके बरामदे में ही चेंज करके अंडरवियर बनियान में भाग कर नहा लिए, वो कपड़े आपने उठा के डाल दिए धुलने के लिए, डिसइंफेक्टेंट उसमें डाल के वो धुलेंगे। अब करना, अब आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर पे हैं। अब आपको जो सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आता है आपको अपना मेंटल स्टेटस जो है, वो आपको अपना जो मेंटल हेल्थ है या आपका मूड है वो आपको पॉजिटिव रखना है। अगर आप
उसको नेगेटिव रखेंगे या एंजाइटी में रहेंगे या डिप्रेशन में जाएंगे या बहुत ज़्यादा टेंशन रखेंगे, हाँ इतने लोग मर रहे हैं, वो भी मर गया, ये तो अब मुझे भी हो जाएगा, तो आपको 101% कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वो भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन करेंगे तो बॉडी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एड्रेनलिन, ये निकलते हैं जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन जाती है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपकी नींदें उड़ सकती हैं, आपको बेचैनी हो सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसी न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ देखनी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है न्यूज़ देखने की। ज़रूरत क्या है, कुछ अपने पसंद के काम करो जिस चीज़ों में आपको अच्छा लगता है। अब वो चाहे सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, मूवी देखो, अपनी सारी सीरीज़ निपटा दो अब तक की है, सब तरह की सीरीज़ जो भी आपको पसंद हो आप देखिए, कैसे भी आप देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको पसंद है। तात्पर्य यह है कि आपका मन डाइवर्ट रहना चाहिए, मन खुश रहना चाहिए। अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो, ग्रुप में वीडियो कॉल करो, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको बहुत हंसमुख हंसने हंसाने वाले लोग हैं, उनसे आप बात करो। कैसे भी रह के घर पे कोई नई एक्टिविटी शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। कुछ नहीं, यूट्यूब शुरू कर दो, वीडियोस बनाना शुरू कर दो, अपना कुछ भी नई एक्टिविटी शुरू करो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, सो दैट दिमाग आपका वायरस से हट जाए। क्योंकि आपका वायरस पे दिमाग लगाने से कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, बॉडी इम्यूनिटी डाउन होगी। और इम्यूनिटी का सारा खेल है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन आपके लग नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और मैं भी सलाह नहीं दूंगा कि इस भीड़ में, बेशक वैक्सीनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पर आप भीड़ में जाके वैक्सीन लगवाएं। जब आपका नंबर आए बिल्कुल बच के आपको वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा। अब आप विटामिन ले रहे हैं, लेते रहिए, कोशिश करें ज़्यादा विटामिन ना लें, अदरवाइज फिर खाने में से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। विटामिन सी आप डेली भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई लॉस नहीं है, और क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होती है विटामिन सी, तो वो आपके यूरिन में बाहर निकल जाएगी। अच्छा, विटामिन डी की अगर आपको कमी है, प्रूवन है, आपको कब टेस्ट कराया डी, तो आप उसकी कमी ज़रूर पूरी करें, वो दैट इज़ मस्ट, क्योंकि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन डी का इम्यूनिटी में। और अगर आपको कमी नहीं है तो 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आप ले सकते हैं, या फिर आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट, इसमें कोई भी ब्रांड को प्रमोशन करना, अपनी इच्छा के हिसाब से जो भी आपको पसंद, सब अच्छे हैं, आप ले सकते हैं। वीकली लेने होते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली, आपको 8 हफ्ते तक ले लीजिए, उसके बाद फिर आप मंथ में एक बार ले सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो बॉडी इम्यूनिटी बनाने के लिए खुश रहना, अच्छी डाइट घर की बनी हुई, अपना मनपसंद खाना, जो भी आपको खुश रहने में मदद करता वो आप लें। कोशिश करें कि ऐसा खाना जिससे वेट बढ़ता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, या बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाला, वो आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज तो वैसी एक्टिविटीज़, आप घर में बंद है, एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, आउटपुट है नहीं, कैलोरीज बर्न कम हो रही हैं, तो वेट बढ़ेगा, फिर वो आगे जाके परेशान करेगा। पर खुश रहने के लिए आप अपने मनपसंद खाना आप खाइए, ठीक है, और उसको एक हेल्दी खाने के रूप में आपको लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों लंग्स की, अब लंग्स सभी के, अब अगर अंटिल अनलेस आपने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करी है, या मतलब आपने कोई, आपको फेफड़ों की बीमारी वाली रही है, तो सबके मजबूत ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लगे झेल नहीं पाएंगे। पर हाँ, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे आप इनको और मजबूत बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको एक उल्टे लेटने की, जिसे प्रोन पोजीशन कहते हैं, प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता आपको आगे चल के नमूनिया होता है, या आपको वायरस का अटैक पड़ता है, या आपको कोरोना होता है, तो आप उल्टे लेटेंगे उस टाइम में, तो आपको आदत होगी आपको। तो इस उल्टे लेटने से जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जो अंदर भरने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो उसको आप अभी से आधे घंटे 45 मिनट उल्टे लेट के आप इस फोटो में देख सकते हैं। आपको इस तरीके से लेटना होता है। आपको जो अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से लेटना है, प्रोन पोजीशन, तो प्रॉपर ये है कि आपको पेट आपका इसका फर्श से या ज़मीन से या बेड से टच ना कर रहा हो जहाँ भी आप लेटे हो। उसके लिए तरीका ये होता है कि आप अपने चेस्ट पर एक पिलो रखेंगे, ठीक है, और एक आपको अपने 1 या 2 पिलो आपके ये जो फ्रंट के हिप बोन पे या जेनेटल के आसपास रखेंगे, सो दैट ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट आ गया, बीच का एरिया आपका उठा हुआ है। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको नुकसान हो सकता है। और जो कोई जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होता है इस पोजीशन से, या कोई किसी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है इस पोजीशन में, बिल्कुल ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और
कुछ और तरीके भी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दूसरा एक है गुब्बारे फैलाना। बच्चों का अब शौक बचपन वापस आ गया आपका, आप गुब्बारे लीजिए, वो ककड़ी आती थी लंबी वाली, कोशिश करिए वो फैलाइए, और लंबा अब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब लॉकडाउन में नहीं मिल रहा तो आप सिंपल से एक स्ट्रॉ लीजिए, गर्मी होगी, ठीक है, एक गिलास लीजिए और इस तरीके से आप इसको एक अंदर की तरफ उसमें हवा मारिए, बुलबुले छुड़ाइए, जैसे बच्चे करते थे ना, तो बुलबुले उसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी बार दिन में आप कर सकते हैं, टाइम पास करिए, एक्सरसाइज भी हो रही है, आपकी लंग्स कैपेसिटी हो रही है। थोड़ा सांस लंबा ब्रीथ लीजिए, ठीक है, और इसको छोड़िए और कोशिश करिए कुछ देर रोकने की, इसको आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, तो सांस हो लिया। ऐसे ही कुछ आसन होते हैं, ठीक है, कुछ योगा के जो प्रोसीजर होते हैं जिसमें सांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक्सरसाइज कुछ होती हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी लंग्स की। ऐसे आसन से या क्रियाओं से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो भी आपको करनी चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे सांस फूलती है, ठीक है, एंट्री लेंथ आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप वो करिए ज़रूर, कि अब वो आप घर पे ही रह के आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, एक ही जगह पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, अपनी स्ट्रेचिंग, या आपकी जिससे धड़कन बढ़ रही है तो उससे भी आपकी जो फेफड़ों पर जोर पड़ेगा तो आपकी वाइटल कैपेसिटी या लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो वो भी आपको घर पे रह के ज़रूर करनी है। इससे आपकी एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो आपको खुशी देते हैं, यानी कि आपका स्ट्रेस कम करते हैं, तो एक तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ये इससे कोरोना से बचाए रखेंगे। आपकी प्रिवेंशंस भी, मैंने डबल मास्क बताया, घर से नहीं निकल रहे, और ये आपकी अकलमंदी है कि आप इस टाइम पे अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। अब वो हैंड वॉश और ये सब सोशल डिस्टेंसिंग खुद ब खुद हो रही है, जब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, हैंड वॉश आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है, कोई करने की बात ही नहीं है, तो ये सब आपको देना ही देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज मान लीजिए कि बीमारी आप कर रहे थे पर हो गई, कुछ कैसे भी करके आपको हो गया, अब क्या कैसे पता चलेगा हो गई? तो अब कोई भी आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आपको कोरोना ही है। उसमें कोरोना हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेंशन लेना शुरू हो जाए, मतलब कि नज़ला जुकाम होगा ना अब आपको, तो आपको ये मान के चलना है कि आपको कोरोना हो गया है और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका फैक्टर ये रहेगा क्योंकि अभी डायग्नोसिस RT-PCR बंद है, कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो भी फिर टेस्ट के बाद भी अगर पॉजिटिव आता है वो भी आपसे कहेंगे आइसोलेट कर लो भाई, अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है बेटा, अब ये क्वारंटाइन थोड़ी किया जाएगा आपको अलग से, या आपको बेड दिया जाएगा हॉस्पिटल में, तो आपको फिर भी टेस्ट कुछ भी आया आइसोलेट करना ही है। तो आप आइसोलेट करने का तरीका यह है कि अपने पहले लक्षण डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो आपको नज़ला हुआ, ज़ुकाम हो गया, छींकें आ रही हैं, बुखार हो गया, आँख लाल हो गई, बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग गए, रैश पड़ गया, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो हमें मान के चलना है कि हमें कोरोना हो गया। और कोई टेंशन नहीं लेनी, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले ही बता चुका, 90% लोग ऐसे रिकवर हो जाते हैं, उनको निमोनिया वाला सिम्टम बनते ही नहीं, और बनते भी हैं अगर वो जाएंगे भी तो उससे पहले वार्निंग सिम्टम्स आएंगे, जो मैं भी आपको दोबारा बताऊंगा, और उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी बताऊंगा। अब आपने एक तो पहले ही अपनी बॉडी इम्यूनिटी मजबूत कर रखी है, और फिर आपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रखी है, अब आपको ये हो गया आपने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट का मतलब एक कमरा ऐसा ले लो जहाँ आप सेपरेट हो, बाथरूम अटैच हो, तो बहुत ही बढ़िया है, और कोशिश करो कि आपके आसपास ऐसे बीमार आदमी जिनको, या कोई बुजुर्ग हो जिनको ज़्यादा खतरा हो, वो बिल्कुल ना आए आपके आसपास। आप उनसे बिल्कुल अपने आप को गैप कर लो, कम से कम 9 दिन का तो आपको करना होता है। तो और इस 9 दिन में आपको एक चार्ट बनाना है, अपने डॉक्टर से टच में रहना है। चार्ट में आप अपना टेम्परेचर देखो जी, हर 5 घंटे में आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लो, आजकल बहुत पॉपुलर है, आपको पता है, उंगली में मैं दिखा भी रहा हूँ, ये वाला आपको लेना होता है, उंगली में लगा के आपको पल्स आ जाती है, आपको ऑक्सीजन शरीर में कितना चल रहा है वो देखो। पर इसको शुरू में बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में एंजाइटी होती है, और ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा है फ्लक्चुएट होते हुए। तो शुरू में इंटरनल आपका सांस नहीं फूल रहा तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, खांसी वांसी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करो, सांस चेस्ट पे कोई प्रेशर नहीं है जब करने, अभी फिलहाल कुछ नहीं करो, सिर्फ टेम्परेचर देखो कितना आपका आ रहा है, ठीक है, उसे मैंने, और टेम्परेचर आ रहा है तो आप अपना डोलो या पैरासीटामोल 650 mg गोली जब बुखार आए SOS वो ले लो। डॉक्टर का टच में तो भाई पीने वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लो, आप जितनी पीने वाली चीज़ें लोगों का फ़ायदा है, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, और पानी बहुत ज़्यादा लेना है, लिक्विड फ्रेश जूसेस बहुत हेल्प करेंगे, नारियल पानी बहुत हेल्प करेगा, दूध से बनी हुई चीज़ें, छाछ वगैरह वो सब आपको यूज़ करना है, उससे बहुत फ़ायदा आपको होगा। बहुत ज़्यादा बुखार लग रहा है, डॉक्टर से डिस्कस कर लो, हाइड्रोथेरेपी बता देंगे, ये हाथ पैरों पे गीली पट्टी, माथे पे गीली पट्टी आप खुद रख लो, बुखार आपका उतर जाएगा, या कुछ और अलग से मेडिसिन होती हैं वो आपके डॉक्टर बताएंगे, उतर जाएगा। अब
ये हो गया 5 दिन में। अब ठीक है भैया, आपका बुखार नीचे उतरना शुरू हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आप खतरे से बाहर हो गए। अपने आप को आइसोलेट रखना है 9 दिन तक, 10 दिन तक, ठीक है, और डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन रखना है। आपको कुछ नहीं हुआ, आप रिकवर हो गए, लकी, कुछ दिक्कत ही नहीं है, हो गए। 90% लोग ऐसे ही करते हैं, पर टेंशन में, हड़बड़ाहट में इतनी ज़्यादा एंजाइटी ले लेंगे कि अब मैं भागूं, अब मुझे ये होगा वो होगा, तो इस चक्कर में उनका पल्स बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की। आप सोच के देखना, कभी मेरा सांस रुक रहा है तो हो जाएगा, रुकने लगेगा कि हाँ दिक्कत हो तो रही है सांस लेने में। एसपीओटी की रीडिंग भी जो फ्लक्चुएट कर जाएगी, जो खासकर पल्स वाली जो उसमें आती है वो भी ऊपर नीचे हो जाएगी। बीपी चेक करके देख लेना, अगर सोचोगे तो बीपी भी बढ़ जाता है, तो सोचने का खेल इतना बड़ा होता है इसमें, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना होता है। रिलैक्स हो, पहले दिन दूसरे दिन किसी को कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन बुखार अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, बुखार कंट्रोल में चल रहा है तो ठीक है। अगर अच्छा मौका लगे तो अगर आपके डॉक्टर बताएंगे आपको सीबीसी सीआरपी जरूर करा के रख लेना। अगर टेस्ट घर पे आके कोई ले रहा है तो अब वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि टेस्टिंग का टाइम रहा नहीं फिलहाल की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो वीडियो आज की डेट में मैं बना रहा हूँ, अभी फिलहाल बाहर निकलने का मौका बिल्कुल नहीं है। टेस्ट अगर घर पे आपके आगे कर दे वेल एंड गुड, वो भी एक बेस लाइन, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, सीआरपी की भी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्योंकि वो फिर उससे आपके डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि आपकी जो बीमारी है वो सीवियर होगी या नहीं होगी, आगे कितनी आगे कॉम्प्लिकेशन आने के चांस क्या है, उसको फिर कौन सी मेडिसिन चलाने में, जो मैं आपको बताऊंगा वो मेडिसिन भी क्या होती हैं। बात करते हैं दोस्तों वार्निंग साइंस के, वो मैं पहले बताया था आपको, फिर बता देता हूँ कि अब आपको लगता है आपका SpO2 वो आप देखना शुरू करेंगे। अगर सांस में कोई दिक्कत हो रही है, SpO2 देखो, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है या चेस्ट भारी हो रही है, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, SpO2 देखो, अगर वो 95 से ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं, 93 से नीचे जा रहा है, 94 से नीचे अगर वो नीचे जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको आपको होशियार होना जाना चाहिए कि अब भाई हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं बोल रहा हूँ पड़ सकती है। तो आप प्रोन उल्टे लेटने का आपने प्रोसीजर पहले सीख लिया, उसे उल्टे लेट जाओ आप, ठीक है, उल्टे लेट के आप करोगे, देखोगे SpO2 इंप्रूव करेंगे। अपने डॉक्टर को आपने बता दिया, अपने अब वो डॉक्टर आपके या आपके रिलेटिव या अब ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करेंगे, बेड का अरेंजमेंट करेंगे, जो भी, ज़रूरी नहीं कि अभी आपको जाना भी पड़े। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ठीक है, तो ये लक्षण आ गया कि फेफड़ों पर असर आ गया, या भारीपन महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये सोचने वाला भारीपन नहीं, वो तो होगा ही, वैसे सोचो बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बेहोशी सी छा रही है कि आपको लग रहा है मैं बेहोश हो रहा हूँ, तो फिर ये वार्निंग साइन है जिसमें आपको फिर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप उनसे टेली कंसल्टेशन, वीडियो कॉल, या आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। अब क्या है, मैंने जो पेशेंट देखे हैं, अब वो बेशक थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोसीजर रहा है उन लोगों का, तो वो घर पे उन्होंने अटेंडेंट रख लिया है, और वो बेशक वो हार्ट पेशेंट रहे या कुछ भी रहे हैं, और वो घर पे ठीक हो गए हैं। अब वो घर पे नर्स आती है, उनको ऑक्सीजन देती है, ठीक है, मेडिसिन देती है, टाइम से नेबुलाइज करती है, तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन भी चलती हैं, और वो मेडिसिन रेमडेसिविर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारे इंडिया में ये चीज़ है, जिस चीज़ की शॉर्ट हो जाए, अफवाह फैल जाए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो तो उसको शॉर्ट दिखा दो, एक आधी ये दिखा दो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसका रोल थोड़ा बहुत है, और जो सबसे ज़्यादा रोल है वो और मेडिसिन का है। वो मेडिसिन जो है 10 रुपये का तो इंजेक्शन आ जाता है, और शायद 10 पैसे की ही गोली आ जाती है, ठीक है। तो इतनी सस्ती मेडिसिन जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, तो आपको 90% चांस ये रहेंगे कि आपके फेफड़े ख़राब नहीं होंगे, आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, और आप बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे। पर इसमें आपका डॉक्टर का रोल होता है कि वो डॉक्टर वो मेडिसिन टाइम से शुरू कर दें, बेशक आपके घर पे शुरू कर दें, आपको हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े। तो इसलिए इसमें अब क्या तात्पर्य निकला ये कि आप खुद अपने डॉक्टर बन चुके हैं, आपने पहली प्रायोरी प्रिवेंशन लेनी, आपने अपना दिमागी स्टेटस इतना अच्छा कर रख लिया कि आपको पता है आप बचे रहे हो तो अब भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्रिकॉशंस ले रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप खा पी बहुत अच्छे रहे हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी जो सोच है वो इतनी पॉजिटिव है कि वो आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग्स है, हार्मोन्स हैं, इम्यूनिटी है, वो सबको मजबूत रखेगी, ठीक है। आप खुश हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। फिर आपने अब अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखी हुई है, फिर आपने अपने फेफड़ों पर ध्यान रखा हुआ है, फिर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर आप कोई अननेसेसरी लापरवाही नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकल रहे, फिर आपने वैक्सीनेशन का प्लान बना रखा है, आपको ये भी तसल्ली है कि अब वैक्सीनेशन मैं कुछ टाइम में लगवा लूँगा, फिर वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं, आपको ये भी पता है कि कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो है ही, और आपको ये भी पता है कि अब ऑक्सीजन का लेवल जो इंडिया में है वो सुधर रहा है। अब आने वाले टाइम में ये फेज़, जो पहले वाले फेज़ जो इतनी खतरनाक आके वो भी ओवर हुए हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो हमें बस कुछ टाइम ही अपने
धैर्य से अपने दिमाग को शांत रख के हंसी खुशी, बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी के साथ घर पर निकालना है। ये टाइम निकल जाएगा, कोई ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो रही है 10-15 दिन में, ठीक है। तो अगर आप ये टाइम निकाल देते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली सेफ। ना आपके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, ना आपको कोरोना हो रहा है, ना आपको वेंटिलेटर पर जाना पड़ रहा है, ना आपके अननेसेसरी परिवार में कोई दुर्घटना हो रही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपका ज्ञान बढ़ा होगा, थोड़ी बहुत आपको एनर्जी मिली होगी, थोड़ी बहुत जो पॉजिटिविटी बढ़ी होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।